नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। आज एक बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ इंटरव्यू में बैठी हुई है। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, एसआईआर का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है और ऐसे में देश के केंद्रीय मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान किस दिशा में जा रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। थैंक यू। जल्दी बता दीजिए, डायरेक्शन क्या है आपका? आप एनडीए में हैं कि नहीं है प्रभु? ये सवाल कहाँ से खड़ा होता है मेरी समझ के परे है। आप शायद इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि मैं ही कुछ सवाल खड़े कर देता हूँ। हाँ? और मेरा इतिहास एक ऐसा रहा है कि इन बातों को सहजता से अपनाना कठिन किसी के लिए नहीं होता। उनको लगता है कि हो सकता है कि 2020 की राह पर ये वापस निकल के चले। बट मैं एक बात को मैं बहुत स्पष्ट तरीके से, एंड थ्रू यू आई वांट टू एंड दिस डिबेट फॉर वंस एंड फॉर ऑल, मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के लिए इतना है कि मेरे लिए गठबंधन से बाहर जाना मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। और आज की तारीख में जो कंफर्ट मुझे विद इन द अलायंस मिलता है, जो कि यकीनन 2020 में मुझे नहीं मिलता था, और वो कारण था कि मैं उस वक्त गठबंधन से अलग हुआ, बट मेरे प्रधानमंत्री से नहीं हुआ। मैं किसी वैकल्पिक अलायंस में नहीं गया, ये मैंने उस वक्त भी इस बात का मैंने सम्मान किया था। बट आज की तारीख में मुझे वो कंफर्ट मिलता है, मैं अपनी बातों को कह पाता हूँ, रख पाता हूँ। मुझे इतनी लिबर्टी मिलती है कि अगर कुछ तीखी बातें भी होती हैं तो वो भी मैं गठबंधन के सामने मैं रखता हूँ। उन्हीं बातों को लेकर मुझे लगता है ये प्रश्न खड़ा होता है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। चिराग जी, आपने वो गठबंधन के सामने नहीं रखी ना, आपने मीडिया के सामने रखी कि मुझे शर्म आती है, कुछ ऐसा ही था क्योंकि वो बिहार, मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूँ। नहीं, मैं समर्थन कर रहा हूँ। ये इसीलिए मैं नहीं कर पाता गठबंधन के भीतर, क्योंकि मैं बिहार में मैं गठबंधन का हिस्सा नहीं हूँ। मैं बिहार में गठबंधन का समर्थन कर रहा हूँ। मैं हो भी नहीं सकता क्योंकि मेरा कोई विधायक ही नहीं है वहां पे, तो मैं कैसे मैं गठबंधन का मैं हिस्सा हो जाऊं। बट जिस गठबंधन का मैं वहां पे समर्थन कर रहा हूं, ऐसे में अगर मुझे केंद्र की अगर बात होती तो कैबिनेट के भीतर मुझे अपनी बातें रखने का पूरा मौका, पूरा समय मिलता है, और इसीलिए मैं इतना कंफर्टेबल हूं इस अलायंस में। बट बिहार में वो व्यवस्था नहीं है। बट मेरी बातों को कई बार बगावत के तौर पर लिया जाता है। ये बगावत नहीं है, ये चिंताएं हैं जिसको मैं रखता हूं, और ये चिंता मैं अपनी सरकार, अपने मुख्यमंत्री के समक्ष नहीं रखूंगा तो किसके समक्ष रखूंगा? तो उनसे मिलकर क्यों नहीं कहते आप? वो आपको समय नहीं देते हैं? नहीं, मिलकर आप कह रहे हैं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब आप लोग साथ में बैठ नहीं पाते हैं, एक दूसरे को आई टू आई क्या जिसे कहते हैं? रुबिका जी, मुलाकातें होती हैं, मतलब मुलाकातों के दौरान भी इन विषयों को रखा जाता है। बट जिस एक स्टेटमेंट का आप जिक्र कर रही हैं, वो एक उस दिन की परिस्थिति थी जिस दिन मैं पटना में था और मैं गया जी जा रहा था, और जो शर्मनाक घटना उस दिन गया जी में घटी थी, एम्बुलेंस के अंदर जिस तरीके से एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, सामूहिक, कुछ बातें कभी कभी बर्दाश्त के परे होती हैं, और उसको उतना ही लाउडली एड्रेस करना भी जरूरी है ताकि हर वो व्यक्ति जो इसका जिम्मेदार है, गुनाहगार के अलावा जिनकी लापरवाही से ऐसी घटनाएं घटती हैं, जिसमें मैं मानता हूं कि प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये संदेश वहां तक भी पहुंचना जरूरी है। बंद कमरे में मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैं जरूर बातें रखता हूं, और वो बातें एक्नॉलेज भी होती हैं, एड्रेस भी होती हैं, और मैं कहीं ना कहीं इस बात को मैं विश्वास से मानता हूं कि यही मुख्यमंत्री में वो क्षमता है कि बिहार की कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो उसको नियंत्रित कर पाते हैं। 2005 में जिस तरीके से जंगल राज के बाद इन्होंने बिहार को संभालने का काम किया, सुशासन बाबू का नाम बिहार की जनता ने ही इनको देने का काम किया। पर अब तो नहीं ऐसे में वो सवाल खड़े हो गए हैं ना, आप ही ने वो सवाल खड़े कर दिए हैं। क्राइम लगातार बढ़ रहा है, आपने नहीं, तेजस्वी, मतलब आपने भी फिर उस बात का समर्थन किया। आपको लगता है ये सुशासन अभी चल रहा है कि ये अब उस ट्रैक से निकल चुका है? बीच में जो आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से उन्होंने गति पकड़ी थी, ये यकीनन हर किसी के लिए चिंता का विषय था, और इसमें मैं मुख्यमंत्री जी की भी चिंताओं को जोड़ूंगा। और यही कारण था कि एक के बाद एक जिस तरीके से उसके बाद कार्रवाई हुई, आज पुनः काफी हद तक चीजों को वापस नियंत्रित किया गया है। जो एक भयावह परिस्थिति कुछ हफ्ते पहले जिस तरीके से खड़ी हो गई थी, मतलब हर बीतते दिन के साथ, हर बीतते घंटे के साथ कुछ ना कुछ बिहार में जिस तरीके से हो रहा था, इसने सबकी चिंताओं को बढ़ाने का काम किया, इंक्लूडिंग सरकार। ऐसे में पुनः मुख्यमंत्री जी ने ये साबित करके दिखाया कि वो नियंत्रित करने की क्षमता है उनमें।
अच्छा ये बताइए कि ये बात सच है, खूब हेडलाइंस छपी थी और आप अखबार रोज पढ़ते हैं मुझे मालूम है, और हेडलाइंस वो आपने भी देखी होगी जिसमें कहा कि एक सीनियर बीजेपी लीडर ने आपको तलब किया और आपको ये बताया कि एनडीए गठबंधन के लिए आपके इस तरीके के बयान हानिकारक हैं, तो आप जरा इससे बचिए। क्या आपको तलब किया गया था? क्या आपको ये संदेश दिया गया था इनफ इज इनफ चिराग पासवान जी? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने भी कहीं सूत्रों के गलियारों में ये खबर मेरे भी कान तक पहुंची, बट मैं ऐसी खबरों को मैं एड्रेस एक्नॉलेज भी नहीं करता हूं जिनके मायने ही नहीं है। और चुनाव के समय मैं ये मानता हूं कि कई ऐसी सूत्रों के हवाले से, जैसे सीटों को लेकर भी खबरें चल रही हैं कि मुझे इतनी दी जा रही है, तो जदयू को इतनी, तो भाजपा को इतनी, जबकि हकीकत है कि एक राउंड बैठक भी हम लोगों की सीट शेयरिंग को लेकर नहीं हुई है। सो मैं ये मानता हूं कि ऐसे समय में ऐसी खबरों को काफी बल मिलता है। बट जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था दैट एनीबडी कॉल्ड मी आउट फॉर दिस, नो। किसी ने आपको फोन करके, किसी ने आपको ये नहीं कहा क्या चिराग बाबू ऐसा मत कीजिए? देखिए, मेरी एक अपनी पार्टी है, मेरा एक अपना दल है। मैं ऐसे में अपनी सोच, अपने विचारों को बल देने का मैंने हमेशा काम किया है। मैंने कभी भी गठबंधन को मजबूत करने की सोच हमेशा रखी है, बट मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि गठबंधन का हिस्सा हूं और सिर्फ इसीलिए कुछ गलत भी हो रहा है तो मैं खामोश रह जाऊं। ये मैंने कभी नहीं किया। कुछ चीजें ऐड ऑन कर रही है ना, ये जो शक पैदा हो रहा है। ये बात सच है कि आप सीता मैया का मंदिर के उद्घाटन में वहां तक पहुंचे थे, गाड़ी में बैठे थे, केवल आपके लिए मौसम खराब हुआ और बाकी सब वहां यज्ञ हवन कीर्तन कर रहे थे? अरे प्रभु, देखिए ऐसे ही पता तिल का ताड़ बनता है। अब आप किसी भी व्यक्ति से वहां पे पूछ लीजिए। अच्छा, थे कि नहीं थे आप? आई वॉज देयर। अब हुआ क्या, अब उस दिन अब आप एचएम सर का भी आप कार्यक्रम देख लीजिएगा। उनका कार्यक्रम 1 घंटा प्रीपोन हो गया। ठीक है। जो जानकारी मुझ तक नहीं पहुंची कि वो 1 घंटा प्रीपोन हो गया उनका कार्यक्रम। मैं पटना से चला था, मैं बाय रोड जा रहा था, मौसम खराब था, हम लोग कोई हेलीकॉप्टर या उससे नहीं जा रहे थे कि हम लोग तुरंत पहुंच जाएं। अब वो जो फिजिकल टाइम लगना था पहुंचने में, 3-3.5 घंटे का जो रास्ता था वो लगा ही लगा, क्योंकि बरसात हो रही थी तो ट्रैफिक भी, रास्ते में जाम भी कई जगह पे हम लोग को मिला। तो बाय द टाइम मैं वहां पे पहुंचा तब तक वो कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। अब इसके मायने ये निकाले जाए कि मैं क्यों नहीं जाऊंगा भैया, मेरी माता सीता के मंदिर का वहां पे क्योंकि नीतीश बाबू वहां मौजूद थे। अरे आपने नीतीश बाबू की आलोचना की थी। नीतीश बाबू ने कहा या तो चिराग पासवान रहेंगे या मैं रहेंगे। मैं सिर्फ आई एम जस्ट इमेजिनिंग। माय गॉड, वही चर्चाएं होती है, यहाँ तक बातें जाती हैं। हाँ बिल्कुल। मैं इसलिए मैं बोलता हूँ, एक्चुअली मेरा इतिहास ऐसा रहा है ना, तो बहुत सहजता से इन बातों को एडॉप्ट भी कर लिया जाता है कि हाँ शायद ऐसा ही हुआ होगा। मैं जिस सोच का व्यक्ति हूं रूबिका जी, आई रादर बी आउट ऑफ द अलायंस रादर देन बीइंग इन एन अलायंस, और मैं उस अलायंस को मैं नुकसान पहुंचाऊं। मेरे पास हमेशा ये विकल्प है कि मैं गठबंधन को छोड़कर मैं बाहर चला जाऊं, जो मैंने 2020 में किया। जब मुझे लगा कि मुझे कॉर्नर किया जा रहा है, मेरी बातों को नहीं सुना जा रहा, यही कारण था कि मैं 2020 में मैं गठबंधन से मैं बाहर निकला था। अगर मुझे कभी कुछ ऐसी असहज परिस्थिति महसूस होगी, मैं स्वयं गठबंधन से मैं बाहर हो जाऊंगा। बट गठबंधन में रहकर भीतरघात करूं, गठबंधन में रहकर गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की सोच रखूं, कतई ये मेरे सिद्धांतों में नहीं है। तो आपको बीच रास्ते में कॉल नहीं आया कि कार्यक्रम खत्म नहीं हो गया? आया ना, ये इस बात की तो शिकायत मुझे थी, और वो शिकायत मैंने जहां तक पहुंचानी थी मैंने पहुंचा दी। मैंने बोला कि भाई आपके नेताओं को पता चला कि क्योंकि वो आपकी पार्टी के, बट मैं तो एज एन अलाय हूं ना, तो मुझे भी ये कम्युनिकेट कर देना चाहिए था कि कार्यक्रम प्रीपोन हो गया। बट वो कम्युनिकेशन यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, और बस इतनी सी बात ने इतना बवाल मचा दिया है। नहीं तो आप उनके जहन में ही नहीं रहे, आपने ऐसा सोचा नहीं? अब कतई आप मुझे प्रोवोक ना करें ये सब कह के। हाँ तो देखिए ना। अरे एचएम सर का कार्यक्रम है, व्यस्तताएं होती हैं, बहुत सारी जानकारी मुझ तक पहुंच जानी चाहिए थी, ये कहीं चूक हुई है। बट ये ऐसी चूक नहीं है कि मैं इसको लेके इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दूं कि मैं आपके जहन में नहीं और अलाय को सम्मान नहीं करते, यहाँ तक की बात नहीं है। अच्छा, लेकिन अब ये बताइए कि आपने कहा, और आपके कई ऐसे बड़े सीनियर लीडर्स हैं जो ये बातें कह रहे हैं कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, तो आप सभी सीटों पर लड़ेंगे? आप मुझे बताइए एज एन अलाय मैं क्या करूं? मुझे जितनी सीटें दी जाएंगी मैं उसी पे ध्यान केंद्रित कर दूं। हाँ, मतलब सभी सीटों की तैयारी है, दैट्स व्हाट यू आर। हाँ नहीं, तैयारी का मतलब हर जगह पे मेरे संगठन का लाभ अगर मैं गठबंधन को नहीं दे पा रहा। पर ये दबाव वाली रणनीतिक क्यों करूंगा मैं दबाव? क्यों नहीं करेंगे? क्यों करूंगा भाई? एक लोकसभा में एक सांसद वाली पार्टी को उठा के 5 सीटें दे दी गई। ये गठबंधन राजनीति के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ होगा। 5 वाले को 3, 3 वाले को 2, 2 वाले को 1 जरूर कर दिया जाता है गठबंधन राजनीति में, बट एक सांसद वाली पार्टी को आप 5 सीटें आप उठा के दे दे, इससे ज्यादा
सम्मान गठबंधन में और किसी को क्या मिलेगा, तो उसके बाद मैं ये दबाव की राजनीति में क्यों करूंगा, और वो भी अभी क्यों करूंगा जबकि चर्चा ही नहीं हो रही कोई सीट को लेकर। कहीं मुझे कोई नाराजगी हो कि अरे नहीं मैं इतनी सीटों की उम्मीद रख रहा था, आप इतनी दे रहे हैं, जब तक ये चर्चा ही नहीं है तो मैं क्यों इस तरीके। बट मैं इतना मैं जरूर मानता हूँ रूबिका जी, एज एन अलाय मैं अपनी भूमिका को मैं बहुत गंभीरता से लेता हूँ। मैं ये मानता हूँ, शायद ये मेरे बारे में कहा जा सकता है क्योंकि तंज के तौर पे कई बार ये आता है कि 2020 में अपने चुनाव के लड़ा था तो क्या हो गया, एक ही सीट जीते, क्या है, कितने मजबूत है। अभी कई बार ये मेरे ऊपर ये सवाल उठाए जाते हैं। मैं इस बात को विनम्रता से शायद मैं स्वीकार भी करता हूँ कि चलिए आज शायद मैं उस हैसियत में नहीं हूँ कि मैं अकेले चुनाव लड़कर मैं ज्यादा सीटें मैं निकाल पाऊँ, बट मैं अपनी इस भूमिका को जरूर मानता हूं कि मैं दाल में नमक का काम मैं जरूर कर सकता हूं। हर वो सीट जो हमारी चुनाव में 15,000, 20,000, 25,000 के मार्जिन से फंस सकती है, वो पुश देने का काम मैं, मेरी पार्टी, मेरा संगठन कर सकता है। कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? इतना सहज ये सवाल है। असहज। कितनी सीटों पर, 243 में से कितनी सीटों पर आप दिल से बताइए ना, कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मेरे दिल में वो संख्या भी है, मेरे जहन में वो आंकड़े भी हैं, सीटों का चयन भी है। मैं अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट करके रखता हूँ और मेरा होमवर्क 100% कंप्लीट है। बस कुर्सी पे इस साइड अमित शाह होने चाहिए तो आप सब बोल देंगे। नहीं ऐसा नहीं, हाँ नहीं, बट गठबंधन के भीतर ये करना पहले जरूरी है। मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा कि मैं सार्वजनिक ये चर्चाएं करता रहूं बाहर और गठबंधन में मैं ये बात ही ना करूं, तो पहले एक बार वहां पर हो जाए, वहां से सहमति हो जाए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरे ऑप्शन के लिए आप तैयार हैं? आप एक यंग पॉलिटिशियन हैं, आप बिहार को लेकर बहुत ज़्यादा मैं सोच समझ कर इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत भावुक हैं, इमोशनल हैं, और इसीलिए जब किसी भी युवा नेता का जिक्र आता है तो आपका वो सहज भाव साफ दिखाई देता है। पीके को लेकर आपकी मोहब्बत, अरे भाई पूछिए मत, ये मोहब्बत क्या है? इट्स एम्बिशियस, पॉलिटिकली एम्बिशियस, या आपका भाव ही ऐसा है, या फिर आप कुछ फ्यूचर देख रहे हैं कि नहीं मैं, पीके, तेजस्वी, हम सारे यंगस्टर्स, वो मुकेश साहनी, सब यंगस्टर्स हैं, आप मिल के सारे सीनियर्स को एक तरफ कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? मैं हमेशा से रूबिका जी सकारात्मक राजनीति का पक्षधर रहा हूँ। मेरी कार्यशैली कतई कभी भी दूसरे को बदनाम कर कर, दूसरे को नीचा दिखाकर, दूसरे को छोटा कर कर आगे बढ़ने की नहीं रही है। मैंने कभी किसी दूसरे की लकीर को काटने मिटाने की सोच रख कर अपनी लकीर को बड़ा दिखाने का प्रयास नहीं किया। मैंने हमेशा अपने कार्यों को इतना ऊंचा करने का प्रयास किया है कि मेरी लकीर के सामने ऑटोमेटिकली दूसरे की लकीर छोटी हो जाए। ऐसे में जब किसी के कार्यशैली के बारे में मुझसे जब सवाल पूछे जाते हैं जहां पे मुझे नहीं कुछ गलत समझ में आता है, भाई पीके बात करते हैं जात पात धर्म मजहब से उठ के करने वाली राजनीति, मैं इसका पक्षधर हूं, मैं खुद में इसी राजनीति की मैं बात करता हूं। ऐसे में जब एक राजनीतिक दल तमगे के तौर पर सीने में एमवाई समीकरण को लेकर चलता है, मैं नहीं मानता हूं उस राजनीति में, तो मैं उनका विरोध मैं वहां पे करता हूं। एमवाई में क्या है? सांप्रदायिकता है, जातीयता है। एम आपका सांप्रदायिक है, वाई आपका जातीयता को बढ़ावा देने वाला है। भाई मेरा भी एम वाई समीकरण है, बट मेरे एम में महिला है, मेरे वाई में युवा है, और मैंने करके भी दिखाया। लोकसभा के चुनाव में मात्र 5 सीटें मिली, 5 में से 4 मेरे युवा हैं और 2 महिलाएं हैं। नारी शक्ति अधिनियम का 100% पालन अभी तो इम्प्लीमेंट होने से पहले मैंने अपने दल में मैंने करके मैंने दिखाया। तो ऐसे में जिसके बारे में जब जो सवाल पूछा जाता है मैं बस उसका जवाब देता हूं, बट उस जवाब को अगेन, क्योंकि मेरा इतिहास ऐसा रहा है, तुरंत 2+2 कर दिया जाता है कि शायद कोई गठजोड़ की संभावनाएं हैं। मैं पुनः दोहराता हूं, मैं मेरे प्रधानमंत्री से इतना प्यार करता हूं कि उनके रहते हुए कतई मैं किसी भी वैकल्पिक अलायंस गठबंधन के बारे में सोच भी नहीं सकता। मतलब अकेले जाएंगे पर गठबंधन का हिस्सा नहीं? एब्सोल्युटली राइट। बोल दीजिए अपने मुख से। नहीं, कभी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो डेफिनेटली वह उसके बारे में सोचा जा सकता है। 2020 रिपीट हो सकता है। अरे प्रभु, क्यों होगा? कोई कारण नहीं है ना। इन एंटीसिपेशन में क्यों कहता रहा हूं? और मैं तो मैनिफेस्टेशन में विश्वास रखता हूं, मैं तो ऐसी बातें कहना भी नहीं चाहूंगा जो भगवान ना करे कल को हो जाए। तो पीके को आप गुड विशेस देते हैं, वो कितना बदलाव आपको लगता है इस राजनीतिक समीकरण में ला सकते हैं? I have no idea because electoral politics में बहुत ज्यादा I have not। और मैं क्यों दूसरे के बारे में ज्यादा सोच के अपना समय और अपनी जहनी ताकत को बर्बाद करूं? मैं rather might as well use it for my अपनी चीजों को डेवलप करने में। तो
तो मैं ज्यादा ध्यान उस दिशा में देता हूँ। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि विपक्ष को आपको कभी कमजोर समझना या लेना चाहिए, नहीं, पर वो विपक्ष के भूमिका में दिख भी रहे हैं आपको, मतलब वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे? मुझे नहीं पता किसको पहुंचाएंगे, क्योंकि एनडीए को पहुंचाएंगे, चुनावी रण में वो पहली बार उतर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन को पहुंचाएंगे। मुझे नहीं पता कि किनको नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव की 4 सीटों पे उन्होंने जरूर प्रत्याशी उतारे थे, उसमें से 2 प्रत्याशी उनके पहले ही भाग गए थे, फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने उनको दिया, तो बट कोई बहुत ज्यादा असर उस चुनाव में वो कर नहीं पाए। तो मुझे नहीं पता कि चुनावी रण में उनकी क्या भूमिका रहेगी, नहीं रहेगी। हम लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इन 5 दल का जो अलायंस है एनडीए का, इट्स अ विनिंग कॉम्बिनेशन। ये हम लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, 225 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग सरकार बनाएंगे, ये मैं मानता हूँ। और एसआईआर आपको नहीं रोकेगा इससे? एसआईआर क्यों रोकेगा? तेजस्वी यादव रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूरे देश में राहुल गांधी ने इसे मुद्दा बनाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर इस वक्त भी सुनवाई चल रही है जब हम बात कर रहे हैं। क्या ये बात सही नहीं है कि हर चुनाव के बाद इन्हीं लोगों ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते खटखटाते ये लोग बोलते थे कि वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र में अभी तक हम लोग को ये सुनाते हैं कि आप लोगों ने धांधली की इसलिए आप महाराष्ट्र जीते हैं, जबकि बहुत कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि सेम टाइम पे झारखंड में चुनाव हुआ था जहां पे हम लोग हारे थे, बट वो ठीक है, यहां पे गलत है। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न इनसे ये है कि अगर आपको चिंताएं हैं कि भाई वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, तो किस प्रक्रिया से उसको सुधारा जाएगा? यही प्रक्रिया है ना। और देश में पहली बार तो एसआईआर हो नहीं रहा, इससे पहले भी 4 बार हुआ है और एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में हुआ है। इस बार अगर उसमें कुछ बदलाव किया गया है तो मात्र इतना कि इसमें टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया। पहले फिजिकली आप डॉक्यूमेंटेशन आपको देना पड़ता था, अब आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन आप सबमिट कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं राहुल गांधी, आपने देखा था ना, उन्होंने घर पे बुलाया, उन्होंने मीडिया को बुलाया, सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। बट मुझे ये बताइए ना, इसमें मेरी सरकार का क्या लेना देना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाउ आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? चुनाव आयोग ने आपकी शिकायत के ऊपर एक प्रक्रिया की उन्होंने शुरुआत की, उसमें हम लोग, कई दल ऐसे हैं जो कि सहमत हैं उस प्रक्रिया से, कई ऐसे हैं जो कि असहमत हैं। अगर आपकी असहमति है तो आप जाइए ना चुनाव आयोग, आप कोर्ट में गए हैं, वहां से निकालिए, आप सदन क्यों नहीं चलने दे रहे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इससे क्या लेना देना? वो कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब के बीजेपी हैंड इन ग्लव्स काम कर रही है, या चुनाव आयोग उनके साथ काम कर रहा है। सीधे तौर पर कह रहे हैं ये मोदी चुनाव आयोग है, तो नमो आप चुनाव सारी आयोग संवैधानिक संस्थाओं को फिर आप चले जाइए कोर्ट में और बोलिए कि भाई इनको बर्खास्त किया जाए, सबको हटा दिया जाए। फिर आपको किसी पे विश्वास ही नहीं रखना है तो आप फिर जाते क्यों हैं शिकायत लेके उनके पास? आप क्यों गए थे महाराष्ट्र के? आप हर चुनाव के बाद आप शिकायत लेके भी जाएंगे, आपकी शिकायत पे सुनवाई करते हुए जब वो उसका समाधान निकालने के लिए किसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, उस पे भी आपको एतराज दर्ज कराना है। सदन आप चलने नहीं दे रहे, कोर्ट पे आप विश्वास नहीं रख रहे हैं, चुनाव आयोग पे आपको भरोसा नहीं है। आप तो बिहार देखिए, अभी भी चुनाव, ये अभी भी इंटरव्यू के फौरन बाद आप बिहार का रुख करेंगे, डायरेक्ट यू गोइंग देयर। चुनाव को लेकर एसआईआर मुद्दा है बिहार में कि नहीं है? बिल्कुल मुद्दा नहीं है, और मैं तो बिहारियों के बीच रहने वाला व्यक्ति हूं। मैं निरंतरता में जनता के बीच रहता हूं, मेरे कार्यक्रमों के माध्यम से, मेरी यात्राओं के माध्यम से। तो क्या कह रही है बिहार की जनता? किसी को कोई शिकायत नहीं है रूबिका जी। इनके पास अगर आपके बीएलएस काम नहीं कर रहे हैं तो ये आपके संगठन, आपके दल की कमजोरी है। मेरे बीएलए जमीन पर हैं, मेरे बीएलए सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर वो व्यक्ति जो मेरे प्रदेश, मेरे देश का नागरिक है, उसके साथ कतई कोई अन्याय ना हो। मेरा हर एक बीएलए जमीन पर है। आपको बीएलए उस पर नहीं भरोसा ना, तो आपके राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंट तो होते हैं, उन पे तो भरोसा रखिए, उनको बोलिए कि भैया सुनिश्चित कराएं। आप लोग हंगामा कर रहे हैं, पर एक आपत्ति अभी तक ऑफिशियली इन्होंने दर्ज नहीं कराई है चुनाव आयोग के पास। वो शक्ति सिंह यादव एक कार्यक्रम में मुझे ही कह रहे थे कि वो हम लोग शिकायत दर्ज करवाते हैं, वो लेते ही नहीं है, वो शिकायत नहीं लेंगे भाई, क्यों नहीं लेंगे? आप प्रूफ के साथ आप दिखाइए ना, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं यहाँ पे, आप चुनाव आयोग के पास जाके आप इसको दर्ज कराइए। आपको लगता है कि गड़बड़ियां तो हुई है वोटिंग जो लिस्ट है, उस लिस्ट में, वोटर लिस्ट में? देखिए ओवर द इयर्स, मैं उसे त्रुटि कह देती हूँ, हाँ, ओवर द इयर्स कई बार ये होता है। अब मान लीजिए किसी का निधन हो गया, उनका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति माइग्रेट कर गया, पलायन करके दूसरे राज्य में चला गया, उसने वहां पे अपना वो बना दिया, उसका नाम अभी भी यहाँ पे है। तो इसीलिए उन रेगुलर इंटरवल इन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उसको सुधारने के लिए। बट ऐसे में आप हर प्रक्रिया पे आप सवाल उठाएंगे, ये मेरी समझ के परे। और उसके बाद आप यू आर होल्डिंग अस अकाउंटेबल। भाई सरकार का मेरी ये नहीं समझ में आता, राहुल जी अगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दे,
तो मैं सरकार से मैं बात करूंगा कि भाई सदन में आप चर्चा शुरू करा दें। आप मुझे ये बताइए, अगर सदन में आप इसकी चर्चा की मांग करने को लेकर आपने सदन को इतने दिन से आपने जाम कर रखा है, सदन आप चलने नहीं दे रहे, आप मुझे बताइए इसका जवाब कौन मंत्री देगा? सदन में मान लीजिए एक बार अगर ये चर्चा हो जाती है, भाई देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, इतनी बुद्धि तो इनके पास होनी चाहिए कि ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के माध्यम से शुरू की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें आप सरकार से आप जवाब मांग रहे हैं। कल को सदन में 1% मान लीजिए ये चर्चा शुरू भी हो जाए, कौन सा मंत्री जवाब देगा? किस मंत्री किस मंत्रालय के अंतर्गत चुनाव आयोग आता है? या यू आर एक्सपेक्टिंग कि चुनाव आयोग के अधिकारी लोकसभा और राज्यसभा में आके खड़े होकर जवाब देंगे? क्या मजाक कर रहे हैं ये लोग? आपने न्यायालय का दरवाजा खटखटा के रखा हुआ है, आपके पास दुनिया भर के विकल्प है, आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, 3 जगहों पे आप अपील करा सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि किसी का नाम छूटा, किसी का, बट सिर्फ हंगामा सिर्फ हंगामा सिर्फ हंगामा। अच्छा, लेकिन तेजस्वी यादव तो आप पर भी आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं आपकी जो वीणा देवी हैं, उनके जो हस्बैंड है, उन दोनों के 2 वोटर आईडी कार्ड, अगर ऐसा है उसमें जांच जरूर जांच हो, और अगर ऐसा है तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसीलिए तो ये प्रक्रिया की जा रही है ना। कोई भी दोषी, वो कह रहे हैं आप लोग कुछ मिली भगत कर रहे हैं, कुछ खेल चल रहा है, कोई साजिश हो रही है, वोट चोरी करने का ये पूरा का पूरा पैमाना आप लोगों ने तैयार किया। अच्छा, इनसे पूछेगा अब ईवीएम ठीक हो गए? हाँ। अब तो ईवीएम नहीं आते। क्यों? क्योंकि इनको ना रेगुलर इंटरवल पे ना बहाने चाहिए रूबिका जी, और कुछ नहीं। विपक्ष ने ना कुछ समय से राजनीति का एक नया तरीका सीख लिया, लोगों को डरा कर वोट हासिल करना। फॉर एग्जाम्पल, सीए को लेकर देश भर में एक आगजनी का माहौल बना दिया गया। एक नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर बहुत सहजता से देश भर के मुसलमानों के बीच में यह भ्रम फैला दिया गया कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आज मुझे बताइए, सीए के तहत किस मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई? एक भी नहीं। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मोदी सरकार आ जाएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। किसका आरक्षण छीना गया? कहां का लोकतंत्र समाप्त हुआ? किसका? वो तो आप 400 पार गए नहीं ना, चले जाते तो हो जाता। अरे प्रभु, इन लोगों ने सिर्फ झूठ, फॉल्स नैरेटिव सेट कर लोगों को डरा कर, आपको नहीं लग रहा है? अब झूठ को बार बार बोला जाएगा तो कहीं ना कहीं तो हैमरिंग का असर होगा ही ना। कुछ लोग तो तोड़ नहीं है क्या इसका, इस नैरेटिव को तोड़ने का? क्योंकि बैठता जहन में वही है ना। इस नैरेटिव 240 पर आए ना आप लोग। इस नैरेटिव को तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, चुनाव में जाइए, जनता बता देगी कि फॉल्स नैरेटिव को वो अपना रहे हैं। पर भैया चुनाव पर ही इन्होंने आरोप लगा दिए हैं ना। आप बताइए, चुनाव में जाएंगे तो वो कहेंगे ये तो आपको जिताया गया है। तो क्या करें, बताएं ना। मनोज झा बोल रहे हैं बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है। मुझे बताइए क्या विपक्ष चाहता क्या? छिट भी आपकी, पट भी आपकी, वोटर लिस्ट में आपको शिकायत भी है, उसको ठीक किया जा रहा है, उसमें भी आपको, क्या करें हम लोग? व्हाट इज द ऑप्शन? आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, आपको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, आपको पूरी चुनाव प्रणाली पे आपको भरोसा नहीं है, आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है, आपको न्यायिक प्रक्रिया पे आपको भरोसा नहीं है। चाहते क्या है, क्या करें? व्हाट इज द ऑप्शन? आप लोग चुनाव हार जाइए तो ये लोग खुश हो जाएंगे। ऑफ कोर्स, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। आई हारे कि नहीं हारे? हाँ, हारे आप लोग। तो कहाँ खुश हुए? हिमाचल भी हारे आप लोग। हिमाचल भी हारे हम लोग। कर्नाटका में जहाँ का प्रेजेंटेशन दे रहे, सरकार ही नहीं किया भैया वहां पे। राहुल जी खुद ही भूल जाते हैं कई बार कि जिस सरकार के ऊपर वो उंगली उठाने, उन्हीं की सरकार बनी है वहां पे, इसी फर्जीवाड़े वोटों से। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं विपक्ष की फ्रस्ट्रेशन है और इनको ना अब आत्ममंथन इनको करना नहीं है, खुद के ऊपर इनको काम करना नहीं है। राहुल जी दुनिया भर की बातें कर लेंगे कि हमारे भीतर ही कुछ ऐसे लोग हैं, ये हैं, वो हैं, फिर उन्हीं लोगों के साथ मिलकर ये कैंपेन भी चलाएंगे कि भैया ये प्रक्रिया ही पूरी गलत है। आप खुद पे मंथन कीजिए कि भैया वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग? क्यों लोग, जनता आप पे विश्वास नहीं कर पा रही है? क्यों आप लोग चुनाव एक के बाद एक हार रहे हैं? तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई, ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। क्यों लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे जब आप इतने सारे मुद्दों को लेकर जा रहे हो? ये लोग खुद पे काम करने की बजाय बहाना तलाशने का काम करते हैं। लंबे समय तक ईवीएम चला, लंबे समय तक, अब लगा कि भैया लोग भी थक गए, बोर हो गए, कुछ नहीं हो रहा, अब एक नया बहाना ढूंढो। कहां से नया बहाना आएगा? तो अब ये वोटर लिस्ट वाले, अब बात करो, अब ये 5-6 साल तक ये वोटर लिस्ट चलेगा, चुनाव ये फिर 29 का हारेंगे, 29 के बाद फिर ये कोई और नया बहाना ढूंढने लग जाएंगे। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? आपको लगता है? मतलब सॉरी, आई शुड बी आस्किंग यू दिस। मेरे लगने से क्या होता है? आपको लगता है कि नहीं लगता? मुझे कभी नहीं लगता। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए, आपको ना जनता के साथ जुड़ना होगा सही मुद्दों को लेकर।
ये मुद्दे राजनीतिक मुद्दे हैं, जनता समझ रही है इस बात को। आपके पास ईमानदारी से अगर एक सकारात्मक राजनीति की सोच होती है, आप सदन को चलने देते और हर जनता से जुड़े हुए विषयों को आप वहां पे उठाते, हर मंत्री को बाध्य करते कि भाई वो आपके सवालों का जवाब दे, अपने मंत्रालयों से जुड़े विषयों का जवाब दे, बहस अलग अलग विषयों पे कराते, 0 आवर में उन सांसदों को मौका देते जिनको जनरली मौका नहीं मिलता है अपने क्षेत्र के विषय उठाने का, तो लोग आप पे विश्वास करते। आपने सिर्फ एक ऐसा विषय जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। पर आपका जो वोट बैंक आधार है, मतलब आप जितने भी पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो भी बाढ़ ग्रस्त इलाकों में रहते हैं ज्यादातर, उनके भी पन्ने नहीं मिल रहे हैं। ये बात बहुत से लोगों ने उठाई। पहली बात तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि मेरा आधार सिर्फ पिछड़ी जाति से आने वाले, दलित वर्ग से आने वाले, मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं, मैं 14 करोड़ बिहारियों की चिंता करता हूं, मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूं। और मैं कतई इस वोट बैंक की राजनीति, जात पात की राजनीति में मैं विश्वास नहीं रखता। मैं बस इतना विश्वास दिलाऊंगा कि इस बात को हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी नागरिक के साथ कतई कोई अन्याय ना हो, बट एट द सेम टाइम कोई भी गलत व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश का नहीं है, जो फॉरेन का है, जो घुसपैठिया है, उसको हमारे देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग करने का मौका भी ना मिले, ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। आपको भी ऐसे शिकायतें आई हैं कि सीमांचल से लगते हुए इलाकों में घुसपैठ बहुत बड़े लेवल पर हुई है? सीमांचल के इलाके, और ये भी एक नैरेटिव विपक्ष के द्वारा, क्योंकि वहां पे मुसलमान आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो विपक्ष ये भी एक खड़ा कर रहा था कि वहां पे सबसे ज्यादा वोटर कहां पे कटे? पटना में कटे, अर्बन एरिया, जिसको सो कॉल तथाकथित बीजेपी एनडीए का वोटर माना जा रहा है। ओवैसी ने ट्वीट किया था चिराग जी, उन्होंने कहा कि देखिए सबसे ज्यादा मुसलमानों के वोट कटे हैं, विच वॉज फैक्चुअली रॉन्ग। लेकिन नैरेटिव तो यही तो फॉल्स नैरेटिव विपक्ष कर रहे हैं। तो फिर सरकार, खासकर मुसलमानों को लेकर जो डर बैठाने की कोशिश विपक्ष की होती है, सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आप लोग फिर कर क्या रहे हैं? There is something called as outreach. आप कर पा रहे हैं उसे? We are doing that outreach. या आप केवल हिंदू मुसलमान हिंदू, आप पे तो यही आरोप लगता है ना? कतई नहीं। और मैं तो आप पर नहीं, पर मैं तो व्यक्तिगत तौर पे कतई सोच का नहीं हूँ। मैं तो उस पार्टी का हूँ जिस पार्टी के नेता ने, मेरे पिता ने अपनी पूरी पार्टी को समाप्त कर दिया 2005 में, ये कहते हुए कि बिहार प्रदेश को मुस्लिम मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। उस वक्त कहाँ गए थे ये जितने भी तथाकथित मुसलमान प्रेमी राजनीतिक दल हैं? कहाँ गई थी राजद, जब उस वक्त मेरे पिता ने डंके की चोट पे कहा था कि भाई आप किसी भी मुसलमान का नाम अपनी पार्टी से ही सामने कर दीजिए, मैं उसका समर्थन करूंगा। हम लोगों ने अपनी पूरी पार्टी खत्म कर दी, और ये लोग मुसलमान के हितैषी बनेंगे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? 2006 में, अगर मेरी याद सही है, 2006 के आसपास सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। किसकी सरकार थी बिहार में 2006 से पहले? राजद की 15 साल निरंतरता में। केंद्र में अधिकांश समय किनकी सरकार रही? कांग्रेस की सरकार रही। तो अगर इतने ही मुसलमान प्रेमी ये लोग थे और इतने ही हितैषी थे और इतना ही भला सोच रखते थे, तो क्यों सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों के हालातों के बारे में इस बात का जिक्र किया गया? ऐसे में मैं ईमानदारी से मानता हूं रूबिका जी, आउटरीच की हम लोग को जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके लिए जब आप करते हैं ना, आज भी गरीब कल्याण की सबसे बड़ी योजना जो हमारे देश में चलती है, जिसका श्रेय मैं मेरे पिता को भी दूंगा। कोरोना के वक्त उन्होंने इस योजना पे काम किया था, जबकि उनकी अपनी तबीयत खराब थी। शायद अगर वो खुद पे ध्यान देते तो आज वो हम लोग के बीच होते, बट उस वक्त उनको चिंता थी देश के उन लोगों की जो हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल करके आ रहे थे कि उनको राशन कैसे मिलेगा। और उस वक्त प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना का निर्माण किया गया, जिसके तहत आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। तो क्या इसमें ये देख के दिया जा रहा है कि मुसलमान परिवार है यहाँ पे राशन नहीं जाएगा? पर मुसलमान वोट नहीं करता है ना, ये नैरेटिव है रूबिका जी, मुझे करता है वोट। पर आपका शहर कितना है? अरे ये पता है, ये ना एक जनरल धारणा बना दी जाती है। मैं आपको बता रही हूं, 100 में से 8 लोग करते हैं वोट। वेयर आर 92? मैं कतई नहीं मानूंगा कि 100 में से 8 लोग करते हैं, बट हाँ, ये एक इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है जिसको सेट कर दिया जाता है कई बार। इट्स अ फैक्ट। मैं बस इतना ईमानदारी से जो मैं मानता हूं कि मेरी सरकार, हम लोग सबका साथ सबका विकास की हम लोग बात करते हैं। कुछ और करने की हम जरूरत लोगों ने कतई नहीं करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। और कुछ और करने के चक्कर में ही मुसलमानों का सबसे ज्यादा अहित हुआ है। ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चक्कर में कुछ और कर दें के चक्कर में उन लोगों ने मुसलमानों को देश से बांट के रखा हुआ है, और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम ये हम लोग के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भैया हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप सिर्फ मुसलमानों की बात कर ले तो वो सांप्रदायिकता नहीं है, बट अगर हम लोग सबकी बात कर ले, समावेश की बात कर ले, हाँ वो सेक्युलरिज्म है, वो ठीक है उनके लिए।
बट अगर हम लोग समावेश की बात कर लें कि हर योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए देश के, सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत सिर्फ एक धर्म के लिए योजनाएं नहीं बनाई जानी चाहिए, तो वो ठीक है। बट केवल योजनाओं तक सीमित है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इमोशनल कनेक्ट आल्सो ना। वो कह रहे हैं इमोशनल कनेक्ट नहीं है, मतलब कोई भी कुछ भी बयान देता चला जाता है, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई अब किसी को डरा, मुसलमान मोहब्बत और इज्जत भी तो मांगता है ना, बिल्कुल मांगता है। और इट इज कमिंग फ्रॉम कि भाई प्यार से एक बार गले लगा दो हमको, ठीक है योजनाएं दे रहा है, अच्छी बात है। कब किसने गले लगाने से मना किया? मेरे प्रधानमंत्री जी ने निरंतरता में कितने ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जिनको घर पे आमंत्रित कर कर उनके साथ समय बिताया, उनसे बातें की हैं। बट अब वही है ना कि अब कोई फॉल्स नैरेटिव सेट करने पे अड़ी जाए और डरा के वोट हासिल करने की राजनीति, डराने का काम तो ये लोग करते ही है ना। अब सीए को लेके डराया ही ना कि अरे नागरिकता छीन ली जाएगी, कुछ भी ऐसा होता है, एसआईआर हो रहा है, भाई हम लोग जो फर्जी वोटर है उनको हटा रहे हैं, नैरेटिव क्या, मुसलमानों के नाम सबसे ज्यादा काट दिए जाएंगे। तो अब अगर आपकी राजनीति का हिस्सा सिर्फ डराकर ही वोट हासिल करना है तो वो आपको सूट करता है। हम लोग सबका साथ सबका विकास पे आगे बढ़ रहे हैं और सबका विश्वास, और ये ईमानदार प्रयास सरकार की तरफ से, कभी किसी भेदभाव की राजनीति के साथ मेरी सरकार ने काम नहीं किया। मेरे प्रधानमंत्री की जहन में भी ये बातें नहीं है, इतना विश्वास से मैं उनके बिहाफ पे भी कह सकता हूँ। बट अब कोई डराता रहे तो कोई क्या ही करे। अच्छा, डरा वो ट्रम्प भी रहे हैं। अरे यू आर अ सेंट्रल मिनिस्टर, बार बार ये कह रहे हैं कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे और अब तारीख भी बहुत नज़दीक है, इस पर आपका क्या विचार है? कांग्रेस बार बार आप लोगों पर यह आरोप लगा रही है कि वो 30 बार वो आदमी कह चुका है कि मैंने सीज फायर करवाया है, और 30 बार एक विदेशी व्यक्ति पे आपको विश्वास हो जाता है, पर वहीं मेरे प्रधानमंत्री सदन के पटल पर खड़े होकर स्पष्ट तरीके से बात करते हैं कि किसी देश के कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं, उन पे आपको विश्वास नहीं है, आपको अपनी सेना पे विश्वास नहीं होता, आपको अपने सरकार पे विश्वास नहीं होता, बट विदेशी कोई कुछ कह जाए तो वो पत्थर की लकीर बन जाती है। तो उन्होंने ही ट्वीट किया था ना, वो ट्रूथ आज पर हमारी उन्होंने ही लिखा था ना भाई। आज हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तीसरी अर्थव्यवस्था की दहलीज पर हम लोग जा रहे हैं। बट कोई डेड इकोनॉमी बोल दे तो वो आपके लिए मान्य हो जाता है, बट अपने देश की अर्थव्यवस्था पे आपको विश्वास नहीं है, अपने देश के उन लोगों पर आपको विश्वास नहीं है जो इस अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब मैं 2-4 क्विक क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछने वाली हूँ। पहला तो ये कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, अमूमन ये देखा गया है, छुपा जरूर लेते हैं पर झूठ नहीं बोलते हैं, तो आप वो सबसे मुफीद इंसान हैं जो इस मसले पर बात कर सकते हैं। नीतीश बाबू की तबीयत को लेकर बहुत लोगों ने बहुत बातें बोली हैं, आपका इस पर क्या कहना है? क्या नीतीश बाबू अब उस स्थिति में नहीं है कि वो बिहार की राजनीति को अपने हाथों में ले सके? नाउ इज द टाइम ऑफ न्यू एरा। अगेन वही फॉल्स नैरेटिव जो विपक्ष सेट करने का प्रयास कर रहा है। मेरी मुलाकातें कई बार मुख्यमंत्री जी से 1-to-1, सार्वजनिक मंचों पर, प्रधानमंत्री जी की सभाओं में, गठबंधन की बैठकों में कई बार हुई हैं। और यकीन मानिए रूबिका जी, अगेन थैंक यू फॉर सेइंग दिस, कि मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे कभी भी ये कंसर्न महसूस नहीं हुआ उनके स्वास्थ्य को लेकर कि उनमें वो क्षमता नहीं है नेतृत्व करने की, या बिहार को संभालने की, या गठबंधन का नेतृत्व करने की। एक बार भी मुझे उनकी बातचीत से, व्यवहार से, उनकी बोलचाल से, उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड से। पर सदन में उन्होंने ऐसी बातें कह दी हैं कि लोगों ने कहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नाम भूल जाते हैं, उनके वो कुछ चीजें भूल जाते हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। कुछ 1-2 इंसिडेंट्स को लेके इतना एम्पलीफाई किया जा रहा है कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। ये विश्वास मैं दिलाता हूं गठबंधन का एक ईमानदार सहयोगी होने के नाते कि उनके नेतृत्व में गठबंधन और बिहार पूरी तरीके से सुरक्षित है। इज द रीजन वाई उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव में उतरने जा रहे हैं। अगर गठबंधन में इस बात को लेकर 1% भी चिंता होती तो ये तो गठबंधन की सेहत के लिए भी चिंता वाला विषय होता ना, तो हम लोगों ने भी इसके ऊपर तो आपके पास कोई चेहरा नहीं है ना, चिराग यहाँ सेंटर में है और कोई चेहरा दिख नहीं रहा है, तो क्या करें फिर? चेहरे की जरूरत ही नहीं महसूस हुई तो इसलिए चर्चा भी नहीं हुई, क्योंकि वैकेंसी है ही नहीं, और क्यों हो जबकि ये चिंता का विषय ही नहीं है गठबंधन के भीतर। अच्छा, फिर चिराग यहीं रहने वाले हैं कि वहां जाने वाले हैं? मैं जाना चाहता हूं वहां पे, विधानसभा का मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। आपका काउंटर क्वेश्चन मैं खुद ही पूछ लूं कि आप पूछेंगी, मैं बोलने जा रहा हूं कि पार्टी को ये फैसला लेना है। अब बोलिए, पार्टी तो आप ही हैं, आप ही सर्वो सर्वा है, आप चाहेंगे तो पार्टी में कौन मना करेगा? क्या बात है, मेरा काम तो कर लेने दीजिए मुझे।
So when I say कि पार्टी को इस पे एक अंतिम फैसला लेना है, what I mean is पार्टी अभी इसके ऊपर मंथन कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को, गठबंधन को फायदा होगा कि नहीं। अगर आप मुझसे पूछें, मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, मैंने करीबी रूप से देखा है किस तरीके से बिहारियों को कठिन परिस्थिति में दूसरे राज्यों में रहना पड़ता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि तीसरी बार का सांसद होने के बाद अपने अनुभव से इतना मैं कह सकता हूं कि अब दिल्ली में रहकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को नहीं धरातल पर लागू किया जा सकता। तो ऐसे में मेरी इच्छा जरूर है कि मैं बिहार जाऊं। तो मतलब हम एक मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं आने वाले दिनों में? कोई वैकेंसी नहीं है तो कतई आप ऐसा फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। आने वाले 5 साल, 10 साल, 2.5 साल we'll definitely cross the bridge when it comes. और यही वजह है कि आप मंत्री वाले मकान में शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। ये भी चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में कि सांसद वाले मकान में हैं, मकान वो कब का अलॉट हो चुका है, लोग जैसे ही मकान मिलता है छोड़ते नहीं हैं, आपको मिला है और आप जा नहीं रहे हैं। ये भी तो मनमुटाव का एक कारण बताया जा रहा है। क्यों नहीं जा रहे हैं आप अपने घर? मतलब समय ही नहीं मिला। लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद हम लोग विधानसभा के चुनाव में व्यस्त हो गए। निरंतरता में मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं। नव संकल्प सभाओं के माध्यम से बिहार के अलग अलग जिलों में हम लोग बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर में अब हम लोग की अगली बड़ी सभा होने जा रही है। ये तो आपने मुझे कहीं और शिफ्ट कर दिया। आप क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे हैं ये बताइए ना, इसके पीछे क्या